स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री। मतलब कि हमने स्ट्रेटजी का ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट कर दिया। आज से हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। RW गागर में सागरपुर की। तो चलिए जान लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल का इतिहास, ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देरी करते हुए बिना जान लेते हैं हम इसको क्या है इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं प्राचीन पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया। पाषाण काल को कितने कालों में विभाजित किया? भागों में विभाजित किया गया, तीन भागों में। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार करके वो रहते थे। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पत्थर के औजार किस काल में पाए गए थे? पुरापाषाण काल में पाए गए थे। पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही सीखी थी। घर बनाने की प्रवृत्ति मनुष्य ने कब सीखी? नवपाषाण काल में थी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। सबसे पहले पालतू जानवर मनुष्य ने किसे बनाया था? कुत्ते को बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा धातु का प्रयोग मनुष्य द्वारा बोई जाने वाली सबसे पहली फसल जौ जौ थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कुल्हाड़ी प्रथम औजार था। अब प्रमुख वेद का भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? चार है। चार है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और अर्थवेद सबसे नवीन वेद है अपना। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? एक बार हुआ है। तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया। 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी का उल्लेख है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद के में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था ऋग्वेद का। यजुर्वेद को गद्य पद्य दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद को गद्य पद्य दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद को कर्मकांडनीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांडनीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, साम का अर्थ ज्ञान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, यज्ञों में जो मंत्र गाए जाते हैं उनका संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा था? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के मुख्य तो सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएं हैं इसमें। अर्थवेद, अर्थवेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे अर्थगृह वेद भी कहा जाता है। अर्थवागृह वेद भी कहा जाता है। इसे सबसे बाद में लिखा गया, सबसे नवीन है ये। अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। उसको क्या कहता है? ब्रह्मवेद भी कहता है। अर्थवेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, ब्रह्मा ज्ञान, समाज निष्ठा इत्यादि विषयों का उल्लेख है। अर्थवेद में यही बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। अब वेद और जिनके उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपयोग है धनुर्वेद। सामवेद का उपयोग है गंधर्ववेद। अर्थवेद का उपयोग है शिल्प वेद। अब वेदांग वेद, जैसे कि शिक्षा वेद की नाक होती है। कल्प वेद के हाथ होते हैं। व्याकरण व्याकरण वेद का मुख है। निरुक्त वेद के कान है। और छंद वेद के पैर हैं। और ज्योतिषी वेद के नेत्र हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, प्रमुख वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ऐतरेय व कौशिकी। यजुर्वेद शतपथ व तैत्तिरीय। सामवेद पंचदश व षड्दश। अर्थवेद गोपद। अब पुराण की बात है तो पुराण की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराण की कुल संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108 मानी जाती है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा इस सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा के टीलों का अन्वेषण राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने
1921 ईस्वी में 1921 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। हड़प्पा समाज कैसा? मात्र सत्तात्मक समाज है हड़प्पा। मात्र सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मात्र देवी या धरती माता की पूजा करते हैं। रेडियो कार्बन यानी C14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 25,000 से ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन काल सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। तांबा और टिन को मिक्स करके कांसा बनाना आता था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। हड़प्पा लिपि पिक्टोग्राफ चित्रात्मक थी। हड़प्पा लिपि किसने? पिक्टोग्राफ चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जानी थी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग था। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा था। मृतकों का टीला कैसे कहा था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, प्रेजेंट में सिंध प्रांत में हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा था, सिंध का बाग भी कहा जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से एक अद्भुत निर्माण स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा कालीन ज्यादातर मोहरें सीलखड़ी पत्थर से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? सीलखड़ी पत्थर से निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग से मतलब कि डिजाइन बनाते थे, यानी डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दहमाबाद महाराष्ट्र के रथ की मूर्ति या प्रतिमा मिली है। दहमाबाद महाराष्ट्र में रथ की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल और प्रमुख स्थल है, जैसे कि हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर है। चनोदड़ो चनोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर। बनावली हरियाणा में। धौलावीरा आपका गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। रंगपुर गुजरात में भादर नदी के किनारे पर स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पर है? सुरकोटदा गुजरात में है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। हिंडन नदी के सारे। अब प्रमुख स्थल है उत्खनन था और प्रमुख वस्तुओं तथा अवशेष कुछ किससे मिले, जैसे हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा सभ्यता से कहाँ मिले हैं? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष मिला। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष मिला है। लिंग योनि के प्रतीक मिले। लिंग योनि के प्रतीक भी यहीं से मिले हड़प्पा सभ्यता से। लड़की की ओखली में गेहूं को जौ मिलेगा। लकड़ी की ओखली, यानी इस प्रकार से ओखली होती है, उसमें गेहूं के जौ मिले हैं। पासा ताम्र तुला तथा दर्पण मिले। विशाल चबूतरे वाले छह अन्नागारों की 2 कतारें मिली। छह अन्नागारों की 2 कतारें भी मिली है इस प्रकार से। कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति मिले। कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति मिले। कब्रिस्तान इंपॉर्टेंट होता है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिलता है। शंख से निर्मित बैल मिले हैं। स्वास्थ्य का चक्र साक्ष्य भी यहीं से मिला हड़प्पा। स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार का साइन जो बनाते हैं ना घरों में, वो है। सीपी का पैमाना भी हड़प्पा से मिला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से क्या मिला? विशाल स्नानागार अन्नागार। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिली है। यहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। सीपी से बनी हुई पटरी कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिली है। मिट्टी का तराजू भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सबसे बड़ी ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। भट्टों के अवशेष भी मिले मोहनजोदड़ो से। भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। अब चनोदड़ो की बात करें। चनोदड़ो की खोज किसने की थी? अनरेस्ट मेकी ने की थी। यहाँ क्या मिला? 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है। चनोदड़ो में 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है। मणिके बनाने का कारखाना भी चनोदड़ो में ही मिला है। बकराकार ईंटें भी मिली हैं। बकराकार ईंटें चनोदड़ो में प्राप्त हुई है। अलंकृत हाथी कंगा सब चनोदड़ो में प्राप्त हुआ। लोथल की किसने खोज की थी? SR राव ने की थी। कहाँ मिला है? यहाँ पर फारस की मोहर मिली है। बंदरगाह मिला है। लोथल में धान तथा बाजरे के साक्ष्य मिले। धान और बाजरे के साक्ष्य मिले।
तीन युगल समाधियां भी मिली। तीन युगल समाधि यानी एक साथ तीनों की इस प्रकार से जो समाधि बनाए जाते हैं उनको मिली। दिशा मापक यंत्र यानी पैमाना। तांबे का कुत्ता मिला है, ध्यान धान की भूसी मिली, धान की भूसी लोथल से मिली है। कालीबंगा अर्थ इसका चूड़ियाँ होता, काली चूड़ियाँ। बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी खोज की थी। सात आयताकार अग्निकुंड अग्निदेवकाएं मिली हैं यहाँ से। जुते हुए खेतों के सात छवि कालीबंगा से मिले हैं। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से प्राप्त हुई। मिट्टी के मन के कांच तथा मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से। सिलबट्टा यानी सिल, जैसे जिस पर बादाम पीसते हैं उसको मिला है। प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली हैं कालीबंगा। सूती कपड़ों की छाप मिली है कालीबंगा से। सूती कपड़ों की छाप किससे मिली है? कालीबंगा से। और बनावली की खोज किसने की थी? बनावली की खोज की थी RS बेस्ट ने। हल्की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना मिला। तांबे के बाणाग्रह मिले हैं। अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक था। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति गोमत के रूप में जाना जाता। किसके रूप में? गोमत के रूप में जाना जाता था। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। प्रशासन की इकाइयों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आर्यों का प्रमुख मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है कुल हुआ करती थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामड़ी कहा जाता है और विश्व का प्रधान को विश्वपति कहा जाता है। विश्व के प्रधान को क्या कहा जाता था? विश्वपति कहा जाता था। जन के प्रधान को राजा या जनपति कहा जाता था, कहते थे। जन के प्रधान को कहते राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने की वाली संस्थाएं थी। सलाह एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस। प्रिय पेय पदार्थ यानी पीने वाला। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र था। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऐस शब्द का अर्थ वैदिक काल में प्रयोग हुआ। ऐस शब्द का प्रयोग वैदिक काल में हुआ है। कविष्ट गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की थी। जिस प्रकार से आप गोत्र है ना, किस गोत्र से हुआ, ऐसे गोत्र की स्थापना भी थी। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापार करता था। वैश्य वर्ण क्या करता? कृषि, पशुपालन एवं व्यापार करता था। उत्तर काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि पालन एवं करता था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार बड़ा आश्रम को माना जाता था। प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदी और प्राचीन नाम, जैसे प्राचीन नाम सिंधु को पहले कहा जाता था इंडस कहा जाता था। इंडस, आधुनिक नाम इंडस। सतलज को पहले कहा गया था सतलुज कहा था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। अब झेलम नदी का प्राचीन नाम विचस्ता था। रावी का परशुड़ी था। चिनाब नदी का आसमनी था। गोमल का प्राचीन नाम गोमती था। गंडक का सदा नीरा था। अब प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। जैसे कि प्रमुख दर्शन है सांख्य, सबसे प्राचीन दर्शन है। कपिल मुनि थे इनके प्रवर्तक। योग के पतंजलि। न्याय का गौतम। वैशेषिक का कृष्ण। कणाक या उलूक। पूर्व मीमांसक जैमिनी इसके प्रवर्तक थे। उत्तर मीमांसक बांदरायण। चावर्क थे। प्रमुख महाजनपद एवं उनकी राजधानी, जैसे कि अंग की चंपा थी। अवंती की, उत्तरी अवंती की तो मतलब कि उज्जैनी थी। दक्षिणी अवंती की महेशमती थी। अस्मक की पोटन या पोटली थी। अस्मक की पोटल या पोटनी थी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। चेदी या चेती वंश की सोत्यवती या शक्तिमती थी। गंधार की तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। काशी की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती या कुशावती थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। कम्बोज की राजपुर हाटक थी। कम्बोज की क्या थी? राजपुर हाटक थी।
कम्बोज की राजपुर अटक थी। मगध की राजगृह गिरिवीर थी, गिरिविजय दक्षिणी बिहार में थी। मल्ल की कुशीनगर एवं पावा थी। मत्स्य की विराटनगर थी। पंचाल की उत्तरी पंचाल की अहिचित्र और दक्षिणी पंचाल की कापल्य थी। सूरसेन की सूरसेन की क्या थी? सूरसेन की मथुरा थी। सूरसेन की मथुरा थी। सूरसेन की मथुरा थी। भज्जी भज्जी की वैशाली उत्तरी बिहार है। पतस्य की कौशाम्बी, पतस्य की कौशाम्बी थी। पतस्य की क्या थी? कौशाम्बी थी। पतस्य की कौशाम्बी थी। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर लिया। कल हम जैन धर्म और बुद्ध धर्म करने वाले हैं। तो कल देखेंगे। और पता है डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।